फ्रेंड्स, तो अब हम जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है ये वो तो हाई कोर्ट तक कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की। तो स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के नीचे जो होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और सेशन कोर्ट होती है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोर्ट होती है। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, जिनके पास ओरिजिनल और अपीलेट जुडिशन होती है सिविल और क्रिमिनल मैटर में। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो सिविल मैटर में अगर डील कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और अगर जज सेशन जज कहते हैं जब वो क्रिमिनल केस से डील कर रहे हैं। तो सेशन जज जो है वो इम्पोज कर सकते हैं सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट का। कैपिटल पनिशमेंट जो है वो हाई कोर्ट से कंफर्म होनी चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट जज की बात किए थे हमने, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है फर्दर डिवाइड है इसको। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जो सिविल मैटर से, और सेशन कोर्ट जो क्रिमिनल मैटर से। तो ये फर्दर डिवाइड होती है। एक तो होता है सिविल के लिए जो होती है उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, और दूसरा होती है प्रोविंशियल स्मॉल केस कोर्ट होती है, और तीसरा क्रिमिनल केस के लिए जो होती है उसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सबऑर्डिनेट जज की बात करेंगे तो इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है, जो एक्ट करते हैं एज अ फर्स्ट अपील फ्रॉम मुंसिफ। मुंसिफ जो होते हैं, मुंसिफ से फर्स्ट अपील जो आती है वो सबऑर्डिनेट जज के पास आती है। सिविल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रीवियसली प्रेसिडेंसी टाउन इज करंटली टेकन अप बाय मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है वो डील करती है जो सिविल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रीवियसली जो प्रेसिडेंसी टाउन में था, अब वो जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर आता है। और स्मॉल कॉस्ट कोर्ट जो होती है वो डिसाइड करती है स्मॉल वैल्यू सिविल केस ओनली में। तो स्मॉल कॉस्ट कोर्ट जो होती है वो सिविल मैटर से ओनली डील करती है। और मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट होती है, और प्रेसिडेंसी स्मॉल स्मॉल कोर्ट होती है। तो प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट से जो अपील जाती है वो जाती है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। तो टेक वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है वो टेकअप करती है जो डिसीजन जो केसेस है उसको टेकअप करती है। जो स्मॉल प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट है उसके केस को टेकअप करती है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। उसके बाद हम बात करेंगे और फर्दर डाउनग्रेड कर लोअर लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो ग्रासरूट लेवल पर फर्दर आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो सिविल सबऑर्डिनेट जज कोर्ट है वो फर्दर डिवाइड है मुंसिफ कोर्ट में और न्याय पंचायत में। और क्रिमिनल कोर्ट डिवाइडेड है चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट है और पंचायत अदालत है। तो चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। ठीक है, पंचायत कोर्ट की बात करेंगे तो ये फंक्शन करते हैं सिविल और क्रिमिनल एरिया में। रीजनल नेम होता है इसका, जैसे कि न्याय पंचायत हो गया, पंचायत अदालत हो गया, ग्राम कचहरी हो गया। और मुंसिफ कोर्ट जो होती है उसका जुरिस्डिक्शन होता है डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट डिटरमाइन करती है। उसके बाद बात करेंगे जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करेंगे। तो ये डिस्चार्ज करते हैं जुडिशियल फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो है ये डिस्चार्ज करते हैं अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आर्किटेक्चर जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का वेरी करता है अक्रॉस द स्टेट, और ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट जो होती है पोस्टिंग और प्रमोशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज का स्टेट में जो है वो गवर्नर करते हैं, कंसल्ट करते हैं इसमें हाई कोर्ट के जज से। क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी सर्विस में नहीं होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो एडवोकेट होने चाहिए या प्लीडर होने चाहिए 7 साल के लिए, और उन्हें रिकमेंड किया जाना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। अदर जज के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट जो है अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल सर्विस में किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जहाँ जहाँ मेड बाय द गवर्नर करते हैं, कंसल्ट करते हैं यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और हाई कोर्ट से, दोनों से कंसल्ट करके यहाँ अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की, ग्राम न्यायालय की, लोक अदालत की, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। इसमें 2 वे टू रिजॉल्व है। एक तो है कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के थ्रू, जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर। दूसरा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर, यहाँ मीडिएशन आर्बिट्रेशन जो होता है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एडीआर मैकेनिज्म जो है ये सेटल करने के लिए डिस्प्यूट, जहाँ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, सेटलमेंट, जहाँ थ्रो लोक अदालत होता है, और जहाँ इंटरवेंशन होता है फैमिली कोर्ट का, जुडिशियल सेटलमेंट होता है, प्ली बार्गेनिंग होती है और कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडीआर कैन फाइंड इट्स बेसिस इन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो प्रोवाइड करता है राइट ऑफ द पीपल टू सीक जस्टिस, और आर्टिकल 39A जो डीपीएसपी का है वो प्रोवाइड करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, प्रोवाइड फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फर्दर जो सेक्शन 89 है सिविल प्रोसीजर कोड वो मेंशन करता था
प्रोवाइड करता है सेटलमेंट के लिए डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट थ्रू फॉलोइंग मेथड। एक तो होता है आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन से करता था, कॉन्सिलिएशन से करता था। इसमें इसके लिए आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। उसके अलावा जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, जिसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है। और मीडिएशन, मीडिएशन के लिए कोर्ट जो है शेल इफेक्ट अ कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। तो वेरियस टाइप ऑफ एडीआर की बात करेंगे तो पहला है मीडिएशन। मीडिएशन ये इन्वॉल्व करता है अनबायस्ड, इम्पार्शियल और नॉन इम्पोजिंग थर्ड पार्टी मीडिएटर होते हैं, जो ट्राई करते हैं हेल्प करे पार्टीज को म्यूचुअली एग्रीबल जो सेटलमेंट है उस पर रीच करने के लिए। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है 2015 का, जो अमेंड किया गया 2018 में, यहाँ कॉमर्शियल कोर्ट ये इंस्टीट्यूशन है मीडिएशन के लिए और सेटलमेंट के लिए। ये प्रोवाइड करता है इम्पेटस, मीडिएशन के लिए इम्पेटस प्रोवाइड करता है। दूसरा है आर्बिट्रेशन। ये प्रोसीजर है जहाँ डिस्प्यूट जो है सबमिट किए जाते हैं एग्रीमेंट से पार्टीज जो होती है वन और मोर आर्बिट्रेटर को, और फिर वो आर्बिट्रेटर जो है वो बाइंडिंग डिसीजन देता है डिस्प्यूट पे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो एम करता है कि इंडिया को हब बनाना है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए। फिर कंसिलिएशन की बात करेंगे तो ये प्रोसेस होती है जहाँ रिजोल्यूशन डिस्प्यूट जो अचीव किया जाता है कंप्रोमाइज से और वॉलंटरी एग्रीमेंट से। कंसिलिएटर जो है वो रेंडर नहीं करते बाइंडिंग एग्रीमेंट, जैसे कि आर्बिट्रेशन में था। यहाँ बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं होता है। पार्टीज जो होती है फ्री होती है एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए। ये प्रोसेस जो है इससे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट 1996 से। और फिर बात करते हैं लास्ट है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन की बात करते हैं तो ये सिंपलेस्ट मीन्स है रिड्रेस करने के लिए बाई विच सेल्फ काउंसलिंग चूज एंड सेल्फ काउंसलिंग जो चूज़ की जाती है पार्टीज़ के द्वारा रिजॉल्व करने के लिए अपने डिस्प्यूट को। इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है और पार्टीज जो है बिगिन करती है बात करना विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। पार्टिकुलरली हैंडफुल ये फ़ायदेमंद होता है जब यहाँ प्रेवलेंस है अंडरस्टैंडिंग का और पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस है पार्टीज़ के बीच में। तो नेगोशिएशन जो है डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है। नेगोशिएशन को कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है। जब दो पार्टी चाहती है कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले, तो वो दोनों पार्टी आपस में बैठ के उसमें डिस्कस कर सकती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकती है। यहाँ किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होता है। फिर सम अदर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो एक है फैमिली कोर्ट है, दूसरा लोक अदालत है, न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत है और ग्राम पंचायत है। लोक अदालत की बात करेंगे तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे बेस्ड है। ये वन ऑफ द कंपोनेंट है एडीआर का। ये इन्वॉल्व करता है पीपल जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट है बाय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओरिजिन की बात करेंगे तो फर्स्ट लोक अदालत जो है 1982 में जूनागढ़ में सेटअप हुई थी गुजरात में। एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, उसने स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया है लोक अदालत को। कंपोजिशन की बात करेंगे तो जनरली लोक अदालत जो है वो प्रिसाइड की जाती है सेटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन, जिसके साथ 2 अदर मेंबर होते हैं जो लॉयर होते हैं या तो सोशल वर्कर होते हैं। फीचर की बात करेंगे तो ये अवार्ड देती है। इसके जो कैन बी एग्जीक्यूटेड, इसके अवार्ड जो होते हैं वो एज अ सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह ट्रीट किए जाते हैं। पार्टी जो होती है उन्हें लॉयर से थ्रू रिप्रेजेंट करनी जो होती है, कोई फ़ी नहीं लगती है इसमें। स्ट्रिक्ट रूल जो होता है सीआरपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का एविडेंस एक्ट जो है वो इस पर अप्लाई नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेस पे होता है। डिसीजन होती है वो डिसीजन इन इस बाई इनफॉर्मल सेटिंग के बेस पे डिसीजन होती है और बाइंडिंग होती है, कोई अपील नहीं होती है इसमें। लोक अदालत की जजमेंट में कोई अपील नहीं होती है। जुडिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे तो लोक अदालत का जुडिस्ट्रिक्शन जो होता है डिस्प्यूट किसी अगर कोई केस पेंडिंग है या कोई भी मैटर जो है वो फॉल करता है विद इन जुडिशन और कोर्ट के अंदर लाया गया है या तो कोर्ट के अंदर नहीं लाया गया है, अगर प्री लिटिगेशन स्टेज पे है या लिटिगेशन स्टेज पे है तो भी उसे लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज करके लोक अदालत उस मैटर को सुन सकती है। लोक अदालत जो है वो कंप्रोमाइज़ करती सकती है और सेटल कर सकती है। इवन क्रिमिनल केस जो कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस, दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों केस को लोक अदालत सुन सकती है। और क्रिमिनल केस में ऐसा केस जो कंपाउंडेबल है, फॉर एग्जाम्पल जो रेप केस है, मर्डर केस है, ये जो है कंपाउंडेबल केस नहीं है तो वैसे केस नहीं कुछ सुन सकती। मैटर जैसे कि मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट है, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस जो है, और लैंड एक्विजिशन का केस है, लेबर डिस्प्यूट केस है, वर्कमैन कंपनसेशन केस है, बैंक रिकवरी केस है, वो लोक अदालत सुनती है, टेकअप करती है। लोक अदालत जो है उसके पास जुडिशन नहीं है इन द मैटर जो रिलेटेड डाइवोर्स से और जो रिलेटेड ऑफेंस जो नॉन कंपाउंडेबल है। तो डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर को लोक अदालत नहीं सुन सकती और साथ ही साथ ऐसे मैटर जो नॉन कंपाउंडेबल है उससे लोक अदालत नहीं सुन सकती है। पावर की बात करें लोक अदालत की तो इसके पास पावर है सिविल कोर्ट की, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर इसके पास पावर है स्पेसिफाई करने की अपने ओन प्रोसीजर को डिटर्मिनेशन के लिए
एनी डिस्प्यूट कमिंग बिफोर इट, और इसके पास इसे सिविल कोर्ट की जज इसकी अवार्ड को सिविल कोर्ट की जजमेंट की तरह, डिक्री की तरह माना जाएगा। लेवल की बात करते हैं लोक अदालत की लेवल की, तो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं लीगल, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, तालुका लीगल सर्विस कमेटी होती है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी या कमेटी जो होती है ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत को सच इंटरवल और प्लेसेस पे, और एक्सरसाइज करने के लिए सच जुडिशन फॉर सच एरिया एज इट थिंक फिट, जो उन्हें ठीक लगता है उस तरीके से वर्क करने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। परमानेंट लोक अदालत की बात करेंगे तो ये 2002 में बनी थी, अमेंडमेंट हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, सेटल करने के लिए डिस्प्यूट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्टल सर्विस हो गई, तो इसके लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के में एफिशिएंसी लाने के लिए और डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए 2002 में परमानेंट लोक अदालत बनी थी। इसका जुरिस्डिक्शन जो है परमानेंट लोक अदालत का 10 लाख तक का है, अप टू 10 लाख। परमानेंट लोक अदालत जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है ओवर द प्री लिटिगेशन मैटर ओनली, प्री लिटिगेशन मैटर में इसका ओनली है, जबकि लोक अदालत का जो जुरिस्डिक्शन है पेंडिंग वो उस मैटर में भी है जो पेंडिंग है, और पेंडिंग मैटर में भी लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन है, पर परमानेंट लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन ऐसे मैटर में ये है जो प्री लिटिगेशन स्टेज पे है। पेंडिंग मैटर पे इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ओनली प्री लिटिगेशन स्टेज पे जो है उन्हीं पे इसका जुरिस्डिक्शन है। फिर न्याय पंचायत की बात करेंगे तो ये फॉर्म ये लोएस्ट रंग होती है, जुडिशरी की लोएस्ट रंग है। रैशनल इसका ये है कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है, ये इजी है, स्पीडी है, इनएक्सपेंसिव है, ये प्रमोट करता है एक्सेस टू जस्टिस, ये रिवाइव करता है ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटी लाइफ को रिवाइव करता है। प्रोसीजर जो फॉलो किया गया है न्याय पंचायत के द्वारा वो सिंपल और इन्फॉर्मल है, सिंपल और इन्फॉर्मल है। जुडिशल की बात करेंगे तो ये इसका जुडिशियल फंक्शन है सिविल एज वेल एज क्रिमिनल फील्ड में। माइनर क्रिमिनल ऑफेंस जो है जैसे कि सिंपल हार्ट थेफ्ट और सिविल मैटर ऑफ लो पेक्यूनरी लिमिट, ये इसके अंदर आते हैं, इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट से बना है 2008 में, ये इंप्रूव करता है एक्सेस टू जस्टिस रूरल एरिया में। ये इस्टेब्लिश की जाती है फॉर एवरी पंचायत और ग्रुप ऑफ कॉन्टिगुअस पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में। ये एक्ट जो है डज नॉट मेक अप सेटिंग ऑफ ए ग्राम पंचायत मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ग्राम पंचायत को सेटअप करना मैंडेटरी नहीं है, तो एक्ट डज नॉट मेक अप सेटिंग ऑफ ग्राम पंचायत मैंडेटरी है। तो ये एक्ट ग्राम पंचायत को बनाना मैंडेटरी नहीं बनाता है, जरूरी नहीं है कि हम ग्राम पंचायत को बनाएं, अगर आपको लगता है स्टेट को कोई लगता है कि बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। ग्राम न्यायालय जो प्रेसाइड की जाती है न्याय अधिकारी के द्वारा, जिसकी इक्विवेलेंट रैंक होती है जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की तरह, और ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो इसका जुरिस्डिक्शन ओवर द एरिया जो स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में, जहां उन्होंने हाई कोर्ट से कंसल्ट किया हुआ है। ये इसके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों के पास, दोनों मैटर में सुनने की पावर होती है। इसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो फिक्स किया जाता है, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो होती है स्टेट की उसके द्वारा फिक्स किया जाता है। फीचर की बात करेंगे तो कोर्ट जो है फंक्शन करती है मोबाइल कोर्ट विद इन जुरिस्डिक्शन। इसके पास पावर होती है एक्सेप्ट करने की सर्टेन एविडेंस जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अपील जो होती है क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद इसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, इसकी जजमेंट के खिलाफ अपील हो सकती है, जबकि लोक अदालत केस में अपील का कोई प्रोविजन नहीं था। और कोर्ट जो है वो ट्राई कर सकती है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए वाया कंसिलिएशन। ग्राम न्यायालय जो है मैंडेटेड है डिसाइड करना है केस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर अंदर और ये डायरेक्ट कर सकती है कंडक्ट करने के लिए प्रोसीडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट में। 2019 में इन रिस्पॉन्स टू द रिट फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ये नोट किया गया था, इट इज़ नोटेड कि ग्राम न्यायालय जो है ऑपरेशनल नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशनल नहीं थी, मोस्ट ऑफ द स्टेट में ऑपरेशनल नहीं थी। उसके बाद फैमिली कोर्ट की बात करेंगे तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 से प्रोवाइड करती है एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए फैमिली कोर्ट का बाय स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से। ये प्रमोट करता है कंसिलिएशन और सिक्योर करता है स्पीडी सेटलमेंट और डिस्प्यूट का जो रिलेटेड है मैरिज से और फैमिली अफेयर से और मैटर जो है उससे कनेक्टेड है उससे। फैमिली कोर्ट जो है फ्री है इवॉल्व करने के लिए अपने ओन रूल ऑफ प्रोसीजर, और इसके रूल जो है फ्रेम किए जाते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं जो द रूल्स कंटेम्पलेटेड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है सेटल करने में डिस्प्यूट बाय मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। कंपैरिजन की बात करेंगे तो जुडिशियल प्रोसेस और वेरियस एडीआर में कंपैरिजन की बात करेंगे तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल में कंपैरिजन की बात करेंगे। जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है, यहाँ एजुडिकेशन प्रोसेस जो होती है यहाँ जहाँ थर्ड पार्टी जो जैसे कि जज वो डिसाइड करते हैं आउटकम। प्रोसीजर और डिसीजन जो है वो गवर्न किया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल किया जाता है, जो रिलेटेड प्रोविजन होते हैं स्टेट्यूट होते हैं उससे गवर्न किया जाता है। ये डिसीजन बाइंडिंग होती है। पर्सनल अपेयरेंस जो होती है और एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टीज का ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं होता। यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ लॉयर जो है वो वर्क करते हैं, एडवोकेट और लॉयर होते हैं। फॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, पब्लिक में होती है और ये स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करती है। डिसीजन जो होती है अपीलेबल होती है, अपील कर सकते हैं इसमें। आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो ये क्वासी जुडिशियल एजुडिकेशन होता है, जहाँ आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा और पार्टीज़ के द्वारा जो डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट को।
ये प्रोसीजर और डिसीजन जो है गवर्न किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से। अवार्ड जो होता है आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड होता है वो बाइंडिंग होता है। पर्सनल अपेयरेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ भी पर्सनल पार्टिसिपेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं होती है, फॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, प्राइवेट में होती है, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है। और अवार्ड जो होता है वो चैलेंज किया जाता सकता है स्पेसिफिक ग्राउंड में। मीडिएशन की बात करेंगे तो मीडिएशन ये नेगोशिएशन प्रोसेस होती है और एजुडिकेटरी प्रोसेस नहीं होती है, ये नेगोशिएशन के लिए प्रोसेस होती है। मीडिएशन जो होता है नेगोशिएटरी प्रोसेस होती है। मीडिएटर फैसिलिटेट करता है पार्टी जो है पार्टिसिपेट करे डायरेक्टली रिजॉल्व करने के लिए अपने डिस्प्यूट को, और सेटलमेंट के लिए प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट जो होता है कंट्रोल नहीं होता है, गवर्न नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है स्टेटरी प्रोविजन से। यहाँ ये बाइंडिंग सेटलमेंट जो रीच किया जाता है अगर दोनों पार्टी जो है म्यूचुअली एक्सेप्ट करती है उस एग्रीमेंट को। यहाँ पर्सनल अपेयरेंस जो होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ लोगों का यहाँ पार्टीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ये नॉन जुडिशियल है, इनफॉर्मल है, प्राइवेट में मीटिंग होती है, फ्लेक्सिबल है, और इसकी डिक्री जो है ये फाइनल ये अपीलेबल नहीं होती है, और ये फाइनल टर्म्स सेटलमेंट के प्रोवाइड करती है। उसके बाद बात करेंगे मीडिएशन कंसिलिएशन और लोक अदालत की। मीडिएशन जो होता है वॉलंटरी होता है। यहाँ मीडिएटर जो होता है थर्ड पार्टी होती है जो न्यूट्रल होती है। यहाँ सर्विस ऑफ लॉयर जो है वो अवेलेबल होती है। ये मीडिएटर जो है फंक्शन करते हैं फैसिलिटेटर की तरह। कंसेंट जो होते हैं पार्टी की मैंडेटरी नहीं है रेफर करने के लिए केस, मीडिएशन के लिए केस रेफर करना है तो यहाँ जो पार्टी है पार्टी का कंसेंट जो है जरूरी नहीं है। ये रेगुलेट किया जाता है सिविल प्रोसीजर केस से, ये अपीलेबल नहीं होता है। ये पार्टी जो है एक्टिवली और डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इसका एसेंस है। कंसिलिएशन की बात करें तो ये भी वॉलंटरी है। यहाँ भी जो है कंसिलिएटर जो होता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। ये सर्विस जो है लॉयल की यहाँ भी अवेलेबल होती है। फंक्शन जो होता है कंसिलिएटर का मोर एक्टिव होता है देन फैसिलिटेटर फंक्शन। मीडिएटर जो है वो फैसिलिटेटर होता है, यहाँ जो है मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। कंसिलिएटर मोर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, मीडिएटर का पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लो रहता है, कंसिलिएटर का पार्टिसिपेशन रिलेटिवली मोर रहता है। कंसेंट जो होता है पार्टी की मैंडेटरी है, यहाँ कंसेंट मैंडेटरी नहीं थी मीडिएशन में, यहाँ कंसेंट मैंडेटरी है। ये रेगुलेट किया जाता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से। ये अपीलेबल नहीं है, ये भी अपीलेबल नहीं है। पार्टी जो एक्टिवली और डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी इसके भी सेंस में है। लोक अदालत की बात करेंगे तो ये वॉलंटरी होता है, ये भी वॉलंटरी होता है, ठीक है। कंसिलिएटर जो होता है वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ये यहाँ लोक अदालत में भी जो है ये लोक अदालत में जो है जजमेंट दी जाती है। ये सर्विस यहाँ भी लॉयर की सर्विस अवेलेबल होती है, ये प्रिसाइड किए जाते हैं। फंक्शन जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को परसुएसिव होता है, यहाँ परसुएसिव फंक्शन होता है। कंसेंट जो होता है पार्टी की मैंडेटरी नहीं है लोक अदालत में, ये रेगुलेट किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट से। अवार्ड जो है अपीलेबल नहीं है, लोक अदालत में अपील नहीं की जा सकती। पार्टी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती है और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ ऑब्जर्व नहीं की जाती है। तो मीडिएशन और कंसिलिएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी थी, लोक अदालत केस पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है। ये एक चीज़ याद रखना है, ये तीनों वॉलंटरी याद रखना है, न्यूट्रलिटी तीनों में होती है, लॉयर की सर्विस तीनों में होती है, ठीक है। ये फैसिलिटेटिव होता है, ये मोर पार्टिसिपेटिव होता है, ये जो है परसुएसिव होता है, ठीक है। और यहाँ कंसेंट किसी में कंसेंट की ज़रूरत पहले में जो है मीडिएशन में कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, कंसिलिएशन में कंसेंट की ज़रूरत होती है, और आर्बिट्रेशन लोक अदालत में कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तीनों अपेलेबल नहीं होती, तीनों में अपील नहीं की जा सकती। और पार्टी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है मीडिएशन और कंसिलिएशन में होता है, पर लोक अदालत में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल कोर्ट की बात करेंगे। कमर्शियल कोर्ट जो है ये इसका कमर्शियल कोर्ट का अटेम्प्ट होता है कवर करना है ब्रॉड रेंज ऑफ डिस्प्यूट जो कमर्शियल डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड, जैसे कि डिस्प्यूट जो है मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, मर्चेंडाइज का और सर्विस का, आईपीआर एग्रीमेंट से है, फ्रेंचाइजिंग से है, डिस्ट्रीब्यूशन से है, कंसल्टेंसी से है, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है, तो उससे ये डील करती है। कमर्शियल कोर्ट जो होती है तो कमर्शियल कोर्ट कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन एट द हाई कोर्ट एक्ट 2015 ने इंट्रोड्यूस किया, सेटअप करना है कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कमर्शियल डिवीजन हाई कोर्ट लेवल पे जिसका ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन हो, और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन एज शोन बिलो। कमर्शियल अपीलेट डिवीजन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ ईच हाई कोर्ट, और ये प्रिसाइड किया जाता है बेंच ऑफ 2 जज जो हेयर करते हैं अपील फ्रॉम द कमर्शियल कोर्ट। अब बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट कमर्शियल कोर्ट की। जहाँ हाई कोर्ट जो है जहाँ हाई कोर्ट जो है उनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 5 हाई कोर्ट्स है उनके पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके नीचे आते हैं कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मिनिमम वैल्यू जो है 3 लाख और उसके अबव होती है। तो हाई कोर्ट जिनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उसके पास क्या होता है कि कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट है, उसके नीचे जो है कमर्शियल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल है जिसका मिनिमम जुरिस्डिक्शन जो है 3 लाख उसके अबव है। इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल कोर्ट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में बना। प्ली बार्गेनिंग, ये अगर पर्सन जो है चार्ज है विद द क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएट करते हैं प्राइमरी एट द प्री ट्रायल स्टेज,
विद द प्रोसिक्यूशन फॉर द लेसर पनिशमेंट, जहाँ लेसर पनिशमेंट की वो डिमांड करता है, एक्यूज जो वो लेसर पनिशमेंट की डिमांड करता है, व्हाट इज़ प्रोवाइडेड बाय द लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी, अपने आप को गिल्टी मानता है, बोलता है कि मुझे लेसर पनिशमेंट दो, मैं अपने आप को गुनहगार मानता हूँ, तो लेस सीरियस ऑफेंस, लेस सीरियस ऑफेंस के लिए होता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया 2006 में एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट टू सीआरपीसी चैप्टर सीआरपीसी में, और ये सेक्शन 265A में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये केस जो है फॉर प्ली बार्गेनिंग अलाउड है लिमिटेड केसेस में, तो लेस सीरियस ऑफेंस के लिए है, लेस सीरियस ऑफेंस के लिए है, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है डिफाइन की है प्रोसेस कलेक्टिव बार्गेनिंग की, ये टेक्निक है जिसमें डिस्प्यूट जो है एज अ कंडीशन डिस्प्यूट एज टू कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिजॉल्व एमिकेबली बाय द एग्रीमेंट रादर देन कोर्सियन, एग्रीमेंट से किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। वर्कर जो है जो जनरली रिप्रेजेंट किए जाते हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा यूज़ करते हैं इस मीडियम को एक्सप्रेस करने के लिए अपने ग्रेवेंस को अबाउट द वेरियस इशूज़, जैसे कि वेजेस हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, ऐसे इश्यूज़ को। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स की। ट्रिब्यूनल जो होती है एजेंसी होती है जो क्रिएट की जाती है स्पेसिफिक एनैक्टमेंट के द्वारा, जो प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इवोल्यूशन की बात करेंगे ट्रिब्यूनल की, तो 1966 से 70 के बीच में फर्स्ट ERC आई थी। फर्स्ट ERC ने जेसी शाह कमेटी, पहले जेसी शाह कमेटी आई, फिर फर्स्ट ERC आई, फिर स्वर्ण सिंह कमेटी आई, फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 1976 में आर्टिकल 323A एंड 323B पार्ट 14A में इंट्रोड्यूस किया, 323A एंड 323B। फिर 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आया 1985 का, जिसने इनेबल किया सेटअप करना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को सेटअप करने के लिए, तो CAT मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, SAT मतलब। 323A जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, 323B जो है वो ट्रिब्यूनल अदर देन 323A। डिफरेंस क्या है 323A एंड B में? 323A जो है वो इस्टेब्लिश करता है ट्रिब्यूनल पब्लिक सर्विस मैटर के लिए ओनली। 323B जो है वो अदर मैटर के लिए, जैसे टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्री, लेबर एंड लैंड रिफॉर्म। 323A जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ओनली। 323B पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों करते हैं, तो दोनों की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है। 323 जो है वो वन ट्राइब्यूनल होती है सेंटर के लिए, और हर स्टेट के लिए एक एक होती है, और वो दो से ज़्यादा स्टेट के लिए भी एक ट्राइब्यूनल हो सकती है, और यहाँ कोई हायरकी नहीं होती है। पर 323B में जो है वो हायरकी क्रिएट की जाती है। 323B में जो है वो हायरकी ऑफ ट्राइब्यूनल्स होते हैं। फिर सम अदर ट्राइब्यूनल जो सेट किए गए वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए, तो एक है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटअप की गई थी। उसके अलावा कस्टम एक्साइज सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है। कई सारी ये है सेटअप किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये परफॉर्म करते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन, ये फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बाउंड नहीं है बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स जो सिविल प्रोसीजर कोड जो फॉलो करती है उसे, सिविल प्रोसीजर कोड के स्ट्रिक्ट रूल से बाउंडिंग नहीं है। फिर अब बात करते हैं 323A के अंदर CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सेटअप की जाती है 1985 में सेटअप की गई थी। प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में, और एडिशनल बेंच जो है डिफरेंट स्टेट में सेटअप की गई। 19 बेंचेस है इसकी। ये एक्सरसाइज करती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर मैटर रिलेटेड है रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर जो पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं। इसके 69 मेंबर होते हैं, आउट ऑफ विच 34 जो है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, और 35 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो है वो सिटिंग और रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल 69 मेंबर है, जिसमें 34 जो है वो जुडिशियल मेंबर है और 35 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ज़्यादा होते हैं। अपील अगेंस्ट CAT इसके अगेंस्ट जो अपील है, अपील अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो लाई करती है डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। एल चंद्र कुमार केस पे कहा कि इसकी डिवीजन बेंच के अंदर, हाई कोर्ट की जो बेंच है उसके अंदर इसकी अपील लाई करती है एल चंद्र कुमार केस में। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो ये ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंदर एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अगर स्टेट करते हैं तो चेयरमैन और मेंबर जो होते हैं SAT के वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जहाँ प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। NGT की बात करें तो ये सेटअप की गई 2010 में NGT एक्ट से इफेक्टिव एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करना है केसेस जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है और अदर नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है। इंडिया जो है थर्ड कंट्री बना इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल के लिए ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के बाद। न्यू दिल्ली में NGT जो है प्रिंसिपल बेंच है। न्यू दिल्ली NGT प्रिंसिपल बेंच, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई बिंग अदर बेंच।
तो इसकी एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली में है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो ट्राइब्यूनल कंप्राइज करता है, चेयरपर्सन है जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं। उसके अलावा जुडिशियल मेंबर है ओनली एन एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जिन्हें इन्वायरमेंट की नॉलेज होती है 15 साल के लिए, और जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है जिनका, और 5 साल जो है डील किए इन्वायरमेंट मैटर में सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट जो है होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर और एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो इस पर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, एनजीटी में रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। आप जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो एनजीटी किस मैटर से डील करती है, तो वाटर एक्ट हो गया 1974 का। उसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट है, वाटर सेस एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है 1980 का, एयर एक्ट है 1981 का, एनवायरमेंट एक्ट है 1986 का, और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। एनजीटी जो है वो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट 1927 से डील नहीं करती है। तो 1927 के एक्ट और 1972 ये दोनों एक्ट से ये डील नहीं करती है। उसके बाद बात करेंगे पावर ऑफ फंक्शन की, तो ये बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड से, इंडियन एविडेंस एक्ट से बाउंड नहीं है। ये फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल 6 मंथ के अंदर केस का डिस्पोजल होना चाहिए, फाइलिंग के 6 मंथ के अंदर। अपील जो है एनजीटी की वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पास करना अगर कोई ऑर्डर डिसीजन और अवार्ड पास करना है तो ये अप्लाई होगा, इट शैल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करती है, और पॉलिटी पे प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉलिटी पे प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करती है। तो जब भी एनजीटी जो है जजमेंट देती है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करती है। एनजीटी जो है उसका पावर है सो मोटो कॉग्निजेंस की पावर है, और ये इसके पास पावर है सिविल कोड के अंदर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। एनजीटी के पास पावर है सिविल प्रोसीजर कोड की भी। थैंक यू।